हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो भी भाई लोग 2025 में जो है कि इंटर की परीक्षा देने वाले हैं और उनका जो है म्यूज़िक सब्जेक्ट है, तो उनके लिए ये क्लास बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम लोग म्यूज़िक के क्लास में 2024 का जो भी क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 2024 के जो क्वेश्चन बैंक है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन इम्पोर्टेंट है और इसका ये पार्ट नंबर 2 है। यानी इसके पहले जो है हम लोग ऑलरेडी पहला इसका पार्ट कर चुके हैं लोग। इसका दूसरा पार्ट है, ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, ये इसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम लोग म्यूज़िक का जो है कि उसमें 34 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ था। तो बाकी जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोग इस क्लास में जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा और इसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वो प्रमाणिक आंसर है। और गेस पेपर से अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत सारा आंसर जो है कि गलत दिया हुआ है। तो ये आप इस चैनल पे विश्वास कर सकते हैं और आप जितने भी म्यूजिक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और साथ में आप लोग इंग्लिश और हिंदी और टोटल आर्ट्स विषय की भी तैयारी कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज म्यूजिक का आपको जो भी आंसर लगेगा आंसर देना है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप लोग को उसका हम यहाँ से समझाएंगे, आंसर अच्छे से समझना है। ठीक है, और आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बेहतरीन ढंग से हो जाएगी। आप इस चीज़ का आप इस पर निश्चिंत विश्वास कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग लगभग 33 क्वेश्चन किए थे लोग, इसमें 34 नंबर क्वेश्चन से आते हैं लोग। ठीक है, तो आप एक एक सवालों को जवाब दीजिएगा और जो भी इसका आंसर होगा वो हम लोग इसका आंसर करेंगे लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। इसमें 34 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राग खमाज की वादी संवादी क्या है। ठीक है, राग खमाज की जो है कि वादी और संवादी क्या है, ये आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, राग खमाज की वादी और संवादी क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो राग खमाज के बारे में सबसे पहले आप जानिएगा कि राग खमाज जो होता है ना, राग खमाज, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से आप लोगों को सुनना है। इसमें अगर आपसे वादी पूछेगा, वादी, तो इसका वादी जो स्वर होता है वो ग होता है। ठीक है, वादी स्वर क्या होता है, ग होता है। अगर संवादी पूछेगा तो इसका संवादी जो स्वर है वो नी होता है। ठीक है, राग खमाज में। और इसका अगर राग खमाज का अगर जाति पूछेगा आपसे तो जाति का इसका हो जाएगा षाड़व, षाड़व और संपूर्ण हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, षाड़व और संपूर्ण इसका जाति हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए, सवाल में पूछा है कि राग खमाज की वादी संवादी क्या है, तो वादी ग हो गया, संवादी नी हो गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। तो इस तरह से आप वादी, संवादी और इसका जाति, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। इससे जो भी कॉन्सेप्ट आपको बनेगा ना, हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि झपताल में कितनी तालियाँ होती है। झपताल, तो सबसे पहले जानिएगा कि झपताल में कितनी तालियाँ होती है, ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन में झपताल में कितनी तालियाँ होती है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं लोग कि कहाँ कहाँ तालियाँ इसकी होती है। तो सबसे पहले ये जानिएगा, जो झपताल होता है ना, झपताल में 10 मात्रा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। झपताल में 10 मात्रा होता है और इसका जो मात्रा है ना वो 2 3 2 3 इस तरह से होता है। और इसमें पहली पर, पहली पर, पहली पर, तीसरी पर और आठवीं पर, ये यहाँ ताली होती है। पहली, पहली और तीसरी और आठवीं पर ताली होती है। ठीक है, आइए इसको हम समझते हैं। पहली पर, तीसरी पर और आठवीं पर जो है कि ताली होती है। तो बताइए, पहली पर ताली है, तीसरी पर ताली है, आठवीं पर ताली है, तो कुल इसकी कितनी ताली हो जाएगी, तो 3 ताली हो जाएगी। इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगर सवाल में पूछेगा कि झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 1 से लेकर 10 तक में यानी कितनी मात्राएं हो जाएंगी, तो 10 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ताली कितना, तो 3 ताली। अब मात्रा कितना, अगर मात्रा पूछेगा तो 10 मात्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। आप देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना इस कॉन्सेप्ट से आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में ये दिया हुआ है कि विकृत स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं, विकृत स्वर के। तो सबसे पहले जानिएगा कि जो भारतीय संगीत होता है ना, भारतीय संगीत, उसमें कुल 12 स्वर होते हैं। भारतीय संगीत में कुल कितने 12 स्वर होते हैं, 12 स्वर होते हैं। तो ये 12 में याद रखिएगा 7 इसमें शुद्ध होता है, अब 5 जो है कि वो विकृत होता है। 5 क्या होता है, विकृत होता है। ठीक है,
और इस विकृत में भी दो प्रकार का होता है। इस विकृत में एक होता है कोमल, एक होता है कोमल और एक होता है तीव्र। तो सवाल में ये पूछा है कि विकृत स्वर के कौन से दो प्रकार हैं। ठीक है, अच्छे से सुनना है आप लोगों को, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है। विकृत स्वर के कौन से दो प्रकार हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, कोमल और तीव्र हो जाएगा। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से सुनते रहिएगा। तो विकृत स्वर के कौन से दो प्रकार हैं, तो कोमल और तीव्र हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ही इसमें सबसे मेन होता है, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 37 नंबर में राग यमन की जाति क्या है। राग यमन के बारे में सुनिएगा। तो राग यमन में सबसे पहले जानिएगा कि राग यमन में एक होता है वादी और एक होता है समवादी। इसको याद करते रहिएगा कहीं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वादी इसमें ग हो गया और समवादी इसमें नी हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसकी जो जाति होती है ना, जाति, इसकी जाति होती है संपूर्ण। इसकी जाति क्या होती है, संपूर्ण। संपूर्ण में कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। संपूर्ण में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। संपूर्ण में याद रखिएगा 7 होते हैं। तो राग यमन की जाति पूछा है, तो राग यमन की जाति क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्ण। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि थाट में कितने स्वर होते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि थाट में कितने स्वर होते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर बताना है कि 7 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं या फिर 12 होते हैं। ठीक है, थाट में कितने स्वर होते हैं। तो याद रखिएगा कि थाट में जो है ना, कुल स्वरों की अगर संख्या पूछा जाए, कुल स्वरों की संख्या, तो कुल स्वरों की संख्या 12 होता है। ठीक है, लेकिन उसमें थाट में कितना यूज होता है, तो थाट में 7 स्वर का प्रयोग होता है। थाट कुल स्वर पूछेगा तो 12। ठीक है, और थाट में कितने स्वर लगते हैं, तो 7 स्वर लगते हैं थाट में। ठीक है, आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा। अभी सवाल फिर आ गया कि संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। अभी तो बताए हैं कि संगीत में कुल कितने होते हैं, तो 12 स्वर होते हैं। इस 12 स्वर में से थाट में कितना लगता है, तो 7 थाट में लगता है। तो सवाल पूछा है कि संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 12 स्वर हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 स्वर आप याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 12 स्वर। ठीक है, आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा कि राग भीम पलासी का गायन समय क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि राग भीम पलासी का वादी संवादी क्या होता है। राग भीम पलासी का, आप इसमें अगर पूछेगा कि राग भीम पलासी का वादी पूछेगा, वादी, तो वादी आपको याद रखना है कि इसका वादी होता है मौ। ठीक है, अगर पूछेगा कि इसका संवादी क्या होता है, तो इसका संवादी होता है सौ। इसको याद रखना है। और इसको गाया कब जाता है, तो इसको अपराह्न काल में गाया जाता है। इसका आंसर सी हो गया। जो है राग भीम पलासी को कब गाया जाता है, तो अपराह्न काल में गाया जाता है। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि राग बिहाग का संवादी स्वर क्या है। देखिए बार बार वादी संवादी पूछ रहा है, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं राग बिहाग। तो राग बिहाग में इसमें पूछा है समवादी स्वर, तो समवादी स्वर जो है कि इसमें हो जाएगा, आप इसमें याद रखिएगा कि इसको मिटा रहे हैं, राग विहाग के बारे में पूछ रहे हैं। राग विहाग में अगर वादी पूछेगा तो इसका वादी जो है कि गौ होता है। ठीक है, लेकिन अगर समवादी पूछेगा, अगर इसका संवादी पूछेगा तो इसका संवादी नी होता है। तो सवाल में पूछा है समवादी, तो समवादी क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। आंसर डी हो गया। लेकिन एक बात इसमें और याद रखना है कि लेकिन अगर इसका जाति पूछ दिया, अगर इसका जाति पूछ दिया, तो इसका जाति होता है औड़व संपूर्ण। इसका जाति क्या होता है, औड़व संपूर्ण होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। इसका जो गाने का जो समय होता है ना, वो रात्रि का दूसरा पहर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा। अब ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, राग खमाज के आरोह में कितने स्वर होते हैं। देखिए आरोह का मतलब हो गया चढ़ाव। ठीक है, अवरोह अगर पूछेगा ना, अवरोह, तो इसका मतलब हो जाएगा उतार, चढ़ाव और उतार। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आरोह का मतलब होता है चढ़ाना और अवरोह का मतलब होता है उतारना। तो सवाल में ये पूछा है 42 नंबर में कि राग खमाज में जो है कि कितने स्वर लगते हैं। ठीक है, राग खमाज में कितने स्वर लगते हैं। राग खमाज में पूछा है कि आरोह में, आरोह का मतलब देखिए इसका जाति पहले आप जानिए कि इसका जाति क्या है। इसका जो जाति, जाति से आपका आंसर समझ में आ जाएगा। जाति का हो गया साड़व, एक मिनट, जाति का हो गया साड़व और संपूर्ण हो गया। ठीक है, साड़व का मतलब होता है 6
असंपूर्ण का मतलब होता है 7। ये गिनती भी आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे। साणव का मतलब 6 होता है, असंपूर्ण का मतलब 7 होता है। तो जो शुरुआती वाला संख्या होता है ना, वो आरोह कहलाता है। जो शुरुआती वाला संख्या होता है वो आरोह कहलाता है, जो बाद वाला संख्या होता है ये अवरोह कहलाता है। तो जो आरोह होता है ना वही उतार होता है, सॉरी, जो आरोह होता है वही चढ़ाव होता है, चढ़ाव। तो सवाल में पूछा है कि राग खमाज में आरोह कितने होते हैं, तो आरोह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो जाति दिया है ना, जाति से ही आप आरोह, ये पहले वाला आरोह और बाद वाला अवरोह, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं, सब समझ में आ जाएगा, परेशान आपको नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर अगले को देखिएगा, अगला नंबर सवाल, किस ताल में खाली पर सम होता है। इस सवाल देखिए 43 नंबर, किस ताल में खाली पर सम होता है। तो सबसे पहले ये जानने के लिए आपको एक ताल जानना पड़ेगा, किस ताल में जो है कि खाली पर सम होता है, ठीक है, खाली पर सम होता है। तो देखिए जितना भी ताल है ना, ताल का मतलब होता है ताली, जितना भी ताल का मतलब क्या याद रखिएगा, ताली, याद रहेगा ना, ताल का मतलब ताली होता है। तो जितना भी ताल होता है ना वो सब ताली से शुरू होता है, जितना भी ताल होता है वो सब ताली से होता है। लेकिन मात्र एक ऐसा ताल है जो खाली से शुरू होता है, मतलब उसमें ताली नहीं बजता है, वो है रूपक ताल। वो कौन सा ताल है, तो वो रूपक ताल है। अब थोड़ा रूपक ताल के बारे में सुनिएगा। ताल का मतलब आ गया ताली, जितना भी ताल है वो सब ताली से शुरू होता है, लेकिन एकमात्र रूपक ताल है वो ताली से शुरू नहीं होता है, वो खाली से शुरू होता है। तो चलिए उसके बारे में हम जानते हैं कि है क्या समस्या। इसका आंसर सी हो गया। अब थोड़ा जानिएगा आप लोग रूपक ताल के बारे में। जब भी बात रूपक ताल का आएगा, जगह कम है इसलिए हम इसी में लिख रहे हैं, जब भी रूपक ताल का आएगा तो उसमें 7 मात्रा होता है। कितनी मात्रा, 7 मात्रा होता है, ठीक है। अगर पूछेगा इसमें विभाग कितना होता है, तो इसमें विभाग होता है 3, ठीक है, इसमें 3 विभाग होता है। इस बात को ऐसे समझिएगा आप लोग, जैसे 7 मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो गया ना, 3 विभाग माने 3 पर 2 पर, ऐसे 3 विभाग, एक विभाग ये हो गया, एक विभाग ये हो गया, एक विभाग, 3 विभाग हो गया, ठीक है। और इसमें ताली देखिएगा, ताली कहाँ कहाँ होता है, ये खाली है, यहाँ पर ताली है और यहाँ पर ताली है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ मान लीजिए 0 है तो यहाँ 2 और यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ऐसे जब भी आएगा ना, या अगर ये वाला सिंबल आएगा, अच्छा ये वाला सिंबल आएगा और 7 आएगा, तो आप समझिएगा वो रूपक है। वो क्या है, तो रूपक है, याद रहेगा। तो ये 0 का मतलब खाली, 0 का मतलब क्या समझिए, खाली। ये जो है ना ये ताली है और ये भी ताली है। तो ताली किस पर है, 4 पर ताली है और 6 पर ताली है, याद रखिएगा ऐसे आप। तो सवाल हो गया कि किस ताल में खाली पर सम होता है, तो क्या हो जाएगा, रूपक। माने जितना भी ताल है वो सब ताली से शुरू होता है, लेकिन रूपक जो ताल है ना वो ताली से नहीं, वो खाली से, बिना ताली का शुरू होता है। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला नंबर 44 नंबर क्वेश्चन, राग बिलावल का वादी संवादी क्या है। तो सबसे पहले राग बिलावल के बारे में जानिएगा 43 नंबर क्वेश्चन में, 44 नंबर क्वेश्चन में, कि इसका जो वादी जो स्वर होता है ना, वादी, राग बिलावल का जो वादी स्वर होता है वो होता है, इसका वादी जो है ना, वादी होता है ध और संवादी होता है ग, ध और ग। इसका आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें वादी होता है, देखिए पहिलका वाला वादी है, दूसर का वाला संवादी है, ठीक है। इसका जो जाति होता है ना राग बिलावल का, इसका जाति भी याद रखिएगा, इसका जाति है संपूर्ण। असंपूर्ण का मतलब कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 आया, अभी थोड़ा देर पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं। तो अभी तो हम बताए हैं कि चढ़ते हुए क्रम को आरोह बोलते हैं, जो चढ़ते हुए क्रम को आरोह बोलते हैं और उतरते हुए क्रम को अवरोह बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इसका आंसर सी हो गया। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह बोलते हैं, उतरते हुए क्रम को अवरोह बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। इसको बनाने में बहुत सारा टाइम लगा है, ठीक है, तो प्लीज़ आप इसमें कोई कंजूसी नहीं करिएगा ताकि हम और भी आगे वीडियो लाएँ। अगला क्वेश्चन है कि किस ताल में विभाग 2 3 2 3 का है। तो देखिए इसको आप गिनिए, 2 3 2 3 का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 2 3 2 3। देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, और टोटल कितना है, तो 10 है। गिनने पर कितना आएगा, तो 10 है। तो 10 किस में होता है, झपताल में होता है। 10 किस में होता है, तो झपताल में होता है। झपताल में कितने मात्रा, कितने विभाग होते हैं, 2 3 2 3 का, 2 3 2 3 का विभाग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 47 का आंसर जो है कि झपताल हो जाएगा।
ठीक है। हम और भी विभाग लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम और भी विभाग लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए जब भी इस तरह का बात आएगा 2 2 2 2, तो इसको याद रखिएगा, ये एक ताल का है। ये किसका है? तो एक ताल का है, ठीक है। 2 3 2 3, ये किसका है? तो ये झप ताल का है, ये झप ताल का विभाग है, ठीक है। 3 2 2 ऐसे रहेगा ना, तो याद रखिएगा ये रूपक है, ये रूपक ताल का है, ये रूपक ताल का है। और 4 4 4 4 ऐसे रहेगा ना, तो आप याद रखिएगा ये 3 ताल का है। इसका हमने एक ट्रिक भी बनाया है, आप ट्रिक को भी देखिएगा। ऐसे रहेगा तो ये एक ताल का है, एक ताल का है। ऐसे रहेगा तो झप ताल का है, ठीक है। ऐसे रहेगा तो रूपक ताल का है, ऐसे रहेगा तो 3 ताल का है। याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आगे हेल्प मिल सके। आइए हम लोग अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिएगा, 47 का आंसर हो गया है, इसका आंसर झप ताल हो गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 में, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मूलभूत स्वर को क्या कहते हैं? जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मूलभूत, देखिए जो हम लोग का संगीत का जो स्वर है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो संगीत का जो स्वर है वो ऐसे स्टार्ट होता है, सा रे ग म प ध नी, ऐसे होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है कि मूल स्वर है। तो सवाल पूछा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मूलभूत स्वर को क्या कहते हैं। देखिएगा स्टार्टिंग क्या है? सा से है, सा है ना, तो जो सा वाला है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? षडज बोलते हैं। याद रखिएगा, ये जो सा वाला जो शब्द है इसको हम लोग षडज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? षडज। तो आंसर ये हो गया। सवाल में पूछा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मूलभूत स्वर को क्या कहते हैं, तो षडज। चूंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना सा से है, तो सा से है तो क्या कहलाएगा? षडज कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर 49 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्न में से किस थाट में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है? किस सभी शुद्ध स्वरों का, ये सवाल पूछा है। निम्न में से किस थाट में, क्या भैरव में, भैरवी में, बिलावल में या फिर खमाज में? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, कि किस में जो है कि शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि किस में शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिलावल। बिलावल जो है ना, बिलावल, इसमें सभी शुद्ध स्वर का प्रयोग होता है, ठीक है। बिलावल में जो है कि सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में ये दिया है कि राग काफी का वादी, देखिए वादी संवादी बार बार पूछ रहा है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लिया जाए। वादी संवादी है क्या? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। पूछा है कि राग काफी का वादी स्वर क्या होगा? तो जब भी वादी का बात आएगा ना, तो आप ये याद रखिएगा, इसमें वादी जो है, वादी, इसमें वादी प होता है, ठीक है। अगर संवादी पूछेगा, तो संवादी जो है कि सा होता है, संवादी सा होता है। अब पूछा है वादी स्वर, तो वादी क्या हो जाएगा? प हो जाएगा। इसका आंसर डी हो गया। लेकिन अगर आपसे जाति पूछता है, अगर मान लीजिए आपसे जाति पूछता है, राग काफ़ी का अगर आपसे जाति पूछता है, तो आप याद रखना कि जाति जो है ना, इसका संपूर्ण होता है। जाति क्या होता है? संपूर्ण, ठीक है। तो ये संपूर्ण, ये आरोह कहलाएगा और ये अवरोह कहलाएगा। जाति पूछेगा तो संपूर्ण, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जगह कम है इसलिए इसी पे लिखना पड़ रहा है। आइए अगले क्वेश्चन में देखिए, 7 इसमें मात्रा आया है, 0 2 3 ऐसे आया है ना। तो सवाल में ये पूछा है कि किस ताल की मात्रा है। तो 7 जब भी आएगा ना, 7, ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले हम डिस्कस किए थे। 7 जब भी आएगा, जैसे यहाँ भी 0 दिया है मतलब ये खाली है, और 2 दिया है मतलब ये ताली है, 3 पर ताली है, आई खाली है। तो बताइए इस तरह का जो है कि कौन होगा, कि शुरू में खाली और बाद में 2 ताली, शुरू में खाली और बाद में ताली। तो ऐसा कौन है? रूपक ताल है। अभी तो थोड़ा देर पहले पढ़े हम लोग, ये रूपक ताल है। इसमें अगर मात्रा पूछेगा तो कितना, 7 तक गिनती है ना, तो मात्रा इसमें 7 हो गया, ठीक है। अगर इसमें विभाग जिस ऐसे जो लिखा है ना, अलग अलग, जैसे 1 खंड 2 खंड 3 खंड, तो इसका विभाग अगर पूछेगा तो विभाग कितना कहलाएगा? तो 3 विभाग कहलाएगा, ठीक है। रूपक में पूछेगा, अगर ताली पूछ दिया तो ताली कितना हो जाएगा? तो ताली 2 हो जाएगा। खाली अगर पूछ देगा, रूपक का खाली पूछ देगा, तो खाली क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। याद रहेगा ना आपको। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा जगह कम है इसलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 52 है कि पंडित राम चतुर मलिक ये किस घराने से आते हैं? तो अमता से आते हैं। अमता का मतलब दरभंगा घराना, दरभंगा में जगह है अमता। तो आप याद रखिएगा कि पंडित राम चतुर मलिक जो है कि किस घराने से आते हैं? तो अमता घराने से, यानी कि दरभंगा से आते हैं, दरभंगा घराने से आते हैं। याद रहेगा ना, आंसर ये हो गया। देखिए ये हम लोग 2024 का प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो है ना, इसके बाद याद रखिएगा कि इसके बाद जो है हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे 2018 से लेकर 2024 तक पूरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिया जाएगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इसका आंसर ए हो गया। आइए अगले सवाल में। अगला नंबर क्वेश्चन है 53 नंबर कि चौथी मात्रा पर किस ताल में खाली है? चौथी मात्रा में जो है ना, किस ताल पर जो है कि खाली है? चौथी मात्रा में, ठीक है, चौथी मात्रा में किस ताल पर खाली है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताना है कि चौथी मात्रा में किस ताल पर खाली है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा कि चौथी मात्रा में किस ताल पर जो है कि खाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक हम लिख के बताना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 6 तक, इसमें दो विभाग में बांटा जाएगा। तो यहाँ जो है कि यहाँ ताली है, क्रॉस रहेगा तो ताली है, और यहाँ जीरो दिया है तो मतलब यहाँ खाली है। तो ये किस में होता है? तो ये दादरा ताल में होता है। ये ऐसा कहाँ होता है? तो दादरा ताल में। अगर आपसे पूछता है कि दादरा ताल में कितनी मात्रा है, मात्रा पूछेगा तो 6 मात्रा है। कितने विभाग हैं? तो विभाग कितने हैं? तो 2 विभाग हैं। 2 भाग में ना है, एक इधर एक इधर, तो 2 विभाग हो जाएगा ना। तो सवाल में ये पूछा हुआ था कि चौथी मात्रा में किस पर खाली था? तो किस में था? तो दादरा ताल में था, ठीक है। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना नंबर है? ये 54 नंबर। धमार ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो सबसे पहले धमार के बारे में जानिए कि धमार होता क्या है ना, कि धमार ताल में जो है कि कितनी मात्राएं हैं। आइए इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। तो जो धमार ताल होता है ना, उसमें धमार ताल में याद रखिएगा 14 मात्राएं होती है। आंसर डी हो गया। लेकिन इसमें और भी चीज़ समझना है कि इसमें विभाग कितना होता है। धमार ताल के बारे में हम बता रहे हैं कि इसमें विभाग कितना होता है। तो 4 विभाग होता है, ठीक है। कैसे कैसे का विभाग होता है? 5 2 3 4, इस तरह का विभाग होगा धमार ताल में, ठीक है। तो धमार ताल के बारे में पूछेगा तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, राग मलकौस। देखिए बार बार वादी संवादी पूछ रहा है। राग मलकौस का समवादी स्वर क्या है? तो जब भी इसमें संवादी का बात आएगा तो आप इसमें याद रखिएगा कि अगर वादी पूछेगा, किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? राग मलकौस के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर वादी पूछेगा तो इसका वादी माँ होता है, ठीक है। लेकिन अगर समवादी पूछेगा तो इसका सा होता है। याद रखिएगा, समवादी पूछेगा तो सा होता है। अगर इसका जाति पूछ दिया तो इसका जाति औड़ो औड़ो होता है। जाति क्या होता है? औड़ो औड़ो, ये जाति इसका होता है, औड़ो औड़ो, ठीक है। ये ध्यान हो गया। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि कितना नंबर था? राग, क्वेश्चन नंबर 55 था। राग मलकौस का पूछा था संवादी स्वर, तो संवादी स्वर क्या हो गया? तो सा हो गया। आंसर सी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि रागों की जाति उपजाति मिलाकर कुल संख्या कितनी होती है? तो इसके लिए आपको एक टेक्निक समझना पड़ेगा। तो देखिए इसमें, देखिए जी, औड़ों का मतलब होता है 5, ठीक है। साड़ों का मतलब होता है 6, और संपूर्ण का मतलब होता है 7, ठीक है। औड़ो साड़ो संपूर्ण। अब सुनिए, औड़ो साड़ो संपूर्ण से देखिए क्या क्या बनेगा कौन कौन? औड़ो औड़ो बनेगा। हम ये 3 से ही समझा रहे हैं। और फिर औड़ो को रहने दीजिए, औड़ो से साड़ो, औड़ो साड़ो बनेगा। और फिर औड़ो से संपूर्ण बनेगा। मतलब हम ये देख रहे हैं कि केवल औड़ो से 3 बन जा रहा है। 1 2 3 ऐसे बना ना। तो बताइए, एक शब्द से 3 शब्द बन जा रहा है। तो 3 शब्द से कितना बन जाएगा? 3 गुना 3 यानी कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। एक शब्द से 3 शब्द बन जा रहा है। औड़ो से बना औड़ो औड़ो, औड़ो साड़ो, औड़ो संपूर्ण। तो 1 से बना 3, तो 3 से तीनों मिला के कितना बन जाएगा? 3 3 9 बन जाएगा। तो बस यही तो सवाल पूछा है। इस संख्या याद रखना है। औड़ो का मतलब होता है 5, साड़ों का मतलब होता है 6, संपूर्ण का मतलब होता है 7। तो आइए इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। तो कितना बताए हैं? रागों की जाति उपजाति मिलाकर कुल कितनी संख्या होती है? तो 3 गुना 3 यानी कितना हो गया? 9 हो गया।
तो ऐसे ही उसका आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझा दिए। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में भी लिखिएगा ताकि हम और भी आगे वीडियो बनाएं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, राग केदार की जाति क्या है? राग केदार, तो सबसे पहले जानिएगा कि राग केदार का जाति क्या है। तो इसमें अगर राग केदार के बारे में पूछेगा, वादी पूछेगा तो मौ है, असमवादी पूछेगा तो सा है। ठीक है, अगर जाति पूछेगा इसका तो औड़ो साड़ो है, औड़ो और साड़ो है। ठीक है, औड़ो साड़ो आंसर क्या हो गया? तो आंसर बी हो गया। ठीक, राग केदार की जाति क्या है? तो औड़ो साड़ो है। आइए अगले सवाल में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य बजाते थे? हरिप्रसाद चौरसिया, तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। सहनाई कौन बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खान बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान का नाम याद रखिएगा। सहनाई का बात आएगा तो बिस्मिल्लाह खान का नाम आएगा। सहनाई में कौन? तो बिस्मिल्लाह खान। हरिप्रसाद तो बांसुरी। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? 59, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? तो इसमें बहुत सारा ताल है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया है ना उसके हिसाब से ए हो जाएगा चौताल। ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? तो चौताल बजता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, चौताल ध्रुपद में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राग देश किस थाट का राग है? राग देश, जो राग देश जो है ना वो किस देश का थाट है? तो इसका आंसर याद रखिएगा खमाज। किसका थाट है? तो खमाज का थाट है। इसका जाति याद रखिएगा, जाति जो है इसका औड़ो संपूर्ण है। इसका जाति क्या है? औड़ो संपूर्ण है, औड़ो संपूर्ण। लेकिन इसका आंसर पूछा है थाट क्या है? इसका आंसर सी हो जाए खमाज। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि राग केदार का वादी संवादी क्या है? राग केदार, आपको याद रखना है कि राग केदार का वादी संवादी क्या है। तो राग केदार में आइएगा, राग केदार में अगर वादी का बात किया जाए तो वादी जो है कि इसका मौ होता है, और संवादी जो है कि इसका सा होता है। तो देख लीजिए मौ और सा कहाँ है? आंसर ये हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर जाति पूछता तो इसका जाति क्या होता? औड़ो और शाड़ो। ठीक है, जाति भी याद रखना है। अब बार बार देखिएगा वीडियो को तो अपने आप याद हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 है कि राग भैरव का गायन काल क्या है? राग भैरव, तो देखिए राग भैरव जो है ना ये प्रातः काल में गाया जाता है। कब गाया जाता है? प्रातः काल में। आंसर सी हो गया। और इसको ये भी याद रखना है कि राग भैरव के बारे में कि इसमें जो अगर वादी पूछेगा, राग भैरव में अगर वादी पूछेगा तो वादी इसका ध है। अगर समवादी पूछेगा, संवादी पूछेगा तो संवादी इसका रे है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर इसका जाति पूछेगा तो जाति इसका है संपूर्ण संपूर्ण। इसका जाति क्या है? संपूर्ण संपूर्ण इसका जाति है। तो आया समझ में? राग भैरव के बारे में प्रातः काल में गाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन इसका हो गया। अब आइए अगले नंबर पीडीएफ में। बस अब लास्ट है 70 क्वेश्चन है, ताकि ये 2024 का 70 क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, सब डिस्कस कर दिया जाएगा। राग केदार किस थाट का राग है? राग केदार, तो आप याद रखिएगा राग केदार जो है ना ये किसका है? तो कल्याण का है। ठीक है, और राग केदार के बारे में जानिएगा कि राग केदार का जो जाति क्या है। तो इसका राग केदार का जाति है औड़ो और साड़ो, ये इसका जाति है। ठीक है, अगर इसके वादी के बारे में पूछेगा तो मौ हो जाएगा, और संवादी के बारे में पूछेगा तो सा हो जाएगा। और राग केदार के बारे में एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये भगवान कृष्ण को बड़ा ही प्रिय है। किसको प्रिय है? तो भगवान कृष्ण को बड़ा ही प्रिय है राग केदार। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल को बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है कि किस राग में ग और नी कोमल है, बाकी सब शुद्ध है? 64 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि किस राग में जो है कि ग और नी जो है कि कोमल है, अब बाकी सब क्या है? तो शुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि ग और नी कोमल है, बाकी जो है कि सब शुद्ध है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि जो राग काफ़ी होता है ना, राग काफ़ी, इसमें ग और नी कोमल होता है, बाकी सब क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, इसमें कोमल और शुद्ध के बारे में भी आपको वीडियो में जानकारी हो जाएगा अगले वीडियो में कि कोमल क्या होता है, शुद्ध क्या होता है। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें आपको वादी संवादी याद रखना है कि इसमें वादी जो है कि पौ है और संवादी सौ है। अगर आपसे पूछेगा याद रखिएगा कि जो राग काफ़ी है ना इसका बाकी क्या, वादी क्या होगा? वादी
तो वादी जो है कि प हो जाएगा और संवादी क्या हो जाएगा तो सा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोमल क्या है तो ग और नी कोमल है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिएगा, आंसर इसका ए था। राग विहाग का वादी स्वर क्या है? देखिए बार बार वादी संवादी पूछ रहा है, राग विहाग। क्वेश्चन नंबर 65 में बताना है कि राग विहाग का वादी क्या है। तो इसका वादी जो है कि इसका वादी ग होता है और संवादी जो है ना इसका संवादी इसका नी होता है, संवादी नी। तो सवाल में पूछा है वादी, तो वादी क्या हो जाएगा ग हो जाएगा, आंसर डी हो गया, ठीक है। और जाति पूछेगा तो औड़व संपूर्ण है। आइए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। कहरवा और रूपक ताल की मात्राओं का योग कितना है? कहरवा और रूपक जो ताल होते हैं उनकी मात्राओं का योग कितना होता है? तो कहरवा का आप बताइए कि कहरवा का होता कितना है। कहरवा और रूपक का अगर आपको याद आ रहा हो पिछले क्लास का, तो कहरवा और रूपक ताल की मात्राओं का क्या होता है? तो रूपक का भी आपको बताए थे कि रूपक में कितने होते हैं तो 7 होते हैं ना, और कहरवा में जो है कि कहरवा में कितने होते हैं तो कहरवा में 8 होते हैं। तो पूछा है दोनों का योगफल, तो 8 और 7 को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर 15 हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर 15 हो गया। आइए अगले क्वेश्चन में, रूपक ताल में कितने विभाग हैं? तो अभी देखिए रूपक ताल में जो मात्रा होता है ना वो 7 होता है। रूपक ताल में कितना मात्रा होता है? 7 होता है। कैसे? हम आपको लिख के बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, 3 4 5 ऐसे। तो 1 विभाग, 2 विभाग, 3 विभाग, आंसर ए हो जाएगा। रूपक ताल में कितने विभाग हैं? तो 3 विभाग हैं। आइए अगले सवाल में देखिए, साड़व का मतलब होता है साड़व साड़व। तो अभी तो बताएं साड़व का मतलब 6 होता है, साड़व का मतलब 6 होता है, और फिर साड़व का मतलब 6 हो गया। तो जाति रागों में कितने स्वर लगते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। साड़व का मतलब 6 होता है और आड़व का मतलब 5 होता है, संपूर्ण का मतलब 7 होता है, याद रखिएगा, आंसर सी हो गया। आइए, लय कितने प्रकार के होते हैं? तो लय 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राग बिहाग का गायन समय क्या है? तो राग बिहाग का जो गायन समय है, राग बिहाग का जो गायन समय है, इसको याद रखिएगा, ये रात्रि का समय है, रात्रि काल में गाया जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये 70 क्वेश्चन डिस्कस था। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, ताकि आपको फिर इस तरह का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो है कि म्यूजिक का मिल सके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है कि हम 2018 से लेकर के 2024 तक का हम पूरा क्वेश्चन बैंक हम प्रैक्टिस कराएंगे इसमें, ठीक है, 2018 से 24 तक, जिसमें हम लोग याद रखिएगा, इसमें हम लोग हिंदी का, इंग्लिश का और आर्ट्स विषय का आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।